हे एवरीवन, सो फ्रेंड कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जोर शोर से आप सभी की पढ़ाई चल रही होगी। सो गाइस, हमने क्रिया शरीर में कफ दोष टॉपिक पढ़ना स्टार्ट कर दिया था और लास्ट लेक्चर में, पिछले 2 लेक्चर में हम क्या क्या देख चुके हैं। हमने कफ की निरुक्ति को देख लिया है, ठीक है, कफ की व्युत्पत्ति को देख लिया है, कफ के स्थान को देख लिया है, कफ के गुण को देख लिया है और कफ के सामान्य कर्मों को देख लिया है, ठीक है। नाउ आज के इस लेक्चर में हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है कफ दोष के भेद, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। ये टॉपिक मोस्ट आईएमपी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अगर मान लो कफ से क्वेश्चन आता है तो आपको कफ के भेद भी लिखना है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज मैं 5 प्रकार के जो कफ होते हैं उनके स्थान और उनके क्या कर्म होते हैं वो आपको सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए टाइम को ज्यादा वेस्ट न करते हुए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो देखिए, अगर हम कफ की बात करते हैं, ठीक है, कफ की अगर हम बात करते हैं तो इसके भेद की अगर हम बात करें तो कफ के कितने भेद होते हैं। तो वाग्भट ने, है ना, आचार्य वाग्भट जी ने कफ को कितने प्रकार में बांटा है, 5 प्रकार में, यानी कि 5 भेद बताए हैं कफ के, ठीक है। और किसी आचार्य की अगर आप बात करते हैं, जैसे कि आप सुश्रुत की बात कर लो या अन्य आचार्य की बात कर लो, तो उन्होंने इस प्रकार से अलग अलग नाम तो नहीं दिए, लेकिन उन्होंने कर्म के आधार पर 5 प्रकार के कफ बताए, कर्म के आधार पर। जैसे कि अगर हम बात करते हैं सुश्रुत जी के अनुसार अगर देखें, है ना, सुश्रुत जी के अनुसार देखें तो हम देख के आए ये सुश्रुत जी के अनुसार कफ के कर्म। एक हमने क्या देखा था, एक हमने संश्लेषण कार्य, है ना, संश्लेषण का कार्य होता है कफ का। दूसरा हमने क्या देखा था, दूसरा इसका कफ का कारण जो होता है वो क्या होता है, स्नेहन का कार्य होता है, स्नेहन हो गया, ठीक है। तीसरा हमने क्या देखा था, रोपण का कार्य होता है। चौथा हमने क्या देखा था, पूरण का कार्य होता है, ठीक है। और 5वां हमने क्या देखा था, बल स्थैर्यकृत, है ना, बल स्थैर्यकृत, ठीक है। तो इस तरह से नाम तो नहीं दिए लेकिन 5 कर्म बताए किसने, सुश्रुत जी ने, ठीक है। लेकिन वाग्भट जी ने कफ के भेद को बताते हुए बताया कि कफ जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, 5 प्रकार का होता है। जैसे कि सबसे पहला हो जाएगा आपका क्या, सबसे पहला हो जाएगा आपका कौन सा कफ, क्लेदक, है ना, क्लेदक कफ, ठीक है। कौन सा कफ, क्लेदक कफ, ठीक। दूसरा क्या बोला, दूसरा क्या बोला, तर्पक कफ, है ना, तर्पक। तीसरा क्या बोला, अवलंबक, है ना, अवलंबक, अवलंबक, ठीक है। चौथा क्या देखा, चौथा बोधक, बोधक कफ। और 5वां क्या बोल दिया, 5वां श्लेष्मक कफ, ठीक है। तो इस प्रकार से श्लेष्मक कफ, ठीक है। तो इस प्रकार से वाग्भट जी ने क्या बताया कि कफ जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। तो आज हम डिटेल में इन 5 प्रकार के जो कफ है इनके स्थान को देखेंगे और इनके कर्म को देखेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनिए, एकदम सिंप्लीफाइड तरीके से आपको मैं कफ के भेद बताने वाला हूँ, ठीक। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर देते हैं क्लेदक, ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं क्लेदक, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो क्लेदक आपको दिखाई दे रहा है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आर्द्रता, आर्द्रता। आर्द्रता का मतलब अगर हम देखें इंग्लिश में तो इसे हम क्या बोल देते हैं, इसे हम ह्यूमिडिटी बोल देते हैं, है ना। मतलब जो क्या करे, अन्न को गीला करे, जो क्या करे किसी चीज को गीला करता है तो उसका नाम क्या होता है, क्लेदक होता है, ठीक है। तो चूंकि ये जो कफ होता है अपना क्लेदक कफ जो होता है ये क्या करता है, ये क्या करता है, अमाशय में रहकर, है कि इसका स्थान जो होता है क्या होता है, अमाशय होता है, ठीक है। तो अमाशय में रहकर ये क्या करता है, अन्न में आर्द्रता लाता है, अन्न में क्या लाता है, आर्द्रता लाता है, ठीक है। यानी कि अन्न को क्या करता है, डिसइंटीग्रेट करता है, अन्न को तोड़ता है और उसको क्या करता है, गीला करता है ताकि वो अन्न क्या हो जाए, आसानी से पच जाए। तो यहाँ पर हम अलग अलग आचार्यों ने क्या बताया है, क्लेदक कफ के स्थान और कर्म बताए। तो तीनों आचार्यों का यहाँ भी हम जितने भी श्लोक देखेंगे तो उनका एक ही मतलब है, और मतलब क्या है कि इसका जो कार्य होता है वो क्या होता है, अन्न में आर्द्रता लाना, ठीक है। यानी कि अन्न को क्या करता है, क्लेदन, अन्न में क्या करता है, नमी लाने का कार्य करता है, ठीक है। तो ऐसा कफ जो कहाँ पर रहता है, अमाशय में रहता है और अन्न में क्या लाता है, आर्द्रता, अन्न में क्या करता है, क्लेदता लाता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्लेदक कफ कह देते हैं, ठीक है। तो ये आपको सबसे पहला यहाँ पर श्लोक दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये किसने बोला है, चरक जी ने बोला है, ठीक है। तो क्या बोला है यहाँ पर आप देखिए, श्लोक इंपॉर्टेंट है, श्लोक आपको याद करना है। तो क्या बोला है यहाँ पर, अन्नम अदान कर्मा तु प्राण कौष्टम प्रकर्षति, ठीक है, यहाँ प्रकर्षति, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला, यहाँ पर क्या बोला कि अपनी जो प्राण वायु होती है, प्राण वायु जो होती है वो क्या करती है, अन्न को, अन्न को कहाँ पर लाती है, कोष्ठ यानी कि अमाशय में लाती है, ठीक है। और अमाशय में स्थित ये जो क्लेदक कफ होता है
वो क्या करता है, इसमें आर्द्रता लाता है, इसमें क्या करता है, नमी लाता है। ठीक है, तो आगे आप यहाँ देखिए तद द्रवेर भिन्न संघातम स्नेहन मृदुताम गतम। ठीक है, तो ये जो अन्न कहाँ पर आता है, अमाशय में आता है। तो अमाशय में आकर क्या होता है, अमाशय में आता है तो देखिए यहाँ पर क्या बोला, वहां उपस्थित द्रव द्वारा उसका संघात भिन्न हो जाता है। ठीक है, तो ये जो अन्न है कहाँ पर आता है, अमाशय में आता है। तो अमाशय में क्या है, आपका क्लेदक कफ है। तो क्लेदक कफ क्या करता है, इस अन्न के संघात को क्या करता है, अन्न के संघात को तोड़ता है, भिन्न करता है, ठीक, अलग अलग करता है, तथा द्रव के स्नेह अंश द्वारा यह अन्न क्या हो जाता है, मृदु हो जाता है। ठीक है, तो क्लेदक कफ जो होता है वो क्या करता है, अन्न के संघात को भिन्न भिन्न करता है और साथ में वो उसमें क्या करता है, गिलापन लाता है, अन्न को मृदु करता है और उसमें क्या करता है, नमी लाता है। ठीक है, तो इस तरह के अतः कोष्ठ में रहते हुए ये जो क्लेदक कफ अन्न को मृदु बनाता है, इसीलिए इसे हम क्या बोल देते हैं, क्लेदक कफ बोल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सभी आचार्यों ने एक ही चीज बोली है कि अमाशय में स्थित रहता है और क्या करता है, ये अन्न में क्लेदता लाता है। ठीक है, तो उस तरह के कफ हम क्या बोलते हैं, क्लेदक कफ बोलते हैं। आगे यहाँ पर क्लेदक कफ के बारे में क्या बोला कि 6 रसों से युक्त आहार का सेवन किया जाता है तो अमाशय में उसका पाचन होकर पहले मधुर रस की उत्पत्ति होती है। जैसे कि आप सभी को पता है कि सबसे पहले, है ना, जब भी आप कोई फूड लेते हैं, ठीक है, तो फूड में तो कई सारे कंपोनेंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी होता है, प्रोटीन भी होता है, इसमें फैट भी होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो डाइजेशन होता है किसका होता है, कार्बोहाइड्रेट का होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का होता है, कार्बोहाइड्रेट का हो जाता है। ठीक है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट में देखें तो स्टार्च की बात कर लो आप। ठीक है, तो स्टार्च जो होता है माउथ में, है ना, माउथ में यहाँ पर अमाइलेज एंजाइम होता है और स्टार्च को किसमें कन्वर्ट कर देता है, माल्टोस में कन्वर्ट कर देता है। यानी कि यहाँ पर सबसे पहले क्या हो जाती है, मधुर रस की उत्पत्ति हो जाती है। ठीक है, तो पूरा आहार जो होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया है, कार्बोहाइड्रेट का पहले डाइजेशन हो गया, माल्टोस में कन्वर्ट हो गया, तो पूरा आहार जो होता है इस मधुर रस की उत्पत्ति के कारण पूरा आहार क्या हो जाता है, मधुर हो जाता है। तो इसके झाग से क्या बढ़ जाता है, श्लेष्मक बढ़ जाता है, श्लेष्मा बढ़ जाती है। ठीक है, यानी कि क्या बढ़ जाता है, आपको क्लेदक कफ बढ़ जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए 6 रसों से युक्त आहार का सेवन किया जाता है तो अमाशय में उसका पाचन होकर पहले किसकी उत्पत्ति होती है, मधुर रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है, अर्थात संपूर्ण आहार क्या हो जाता है, मधुर हो जाता है, क्योंकि सबसे पहले क्या होता है, आपका कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट करता है और माल्टोस की फॉर्मेशन हो जाती है, जिस कारण यहाँ पर क्या हो जाता है, पूरा आहार जो होता है क्या होता है, मधुर मधुर हो जाता है। ठीक है, तो उस मधुर आहार में जो झाग निकलता है उससे श्लेष्मा बढ़ जाता है, अतः अमाशय में जो कफ होता है उसे हम क्या कहते हैं, क्लेदक कफ कहते हैं। ठीक, चलिए, तो ये वाला जो लाइन है ना, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके लिए मैंने यहाँ पर श्लोक नहीं लिखा है। ठीक है, तो इसको आप छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ये श्लोक इंपॉर्टेंट है, ये श्लोक आपको करना ही है। ठीक है, ये श्लोक इंपॉर्टेंट है, आपको याद कर लेना। ठीक है, ये अगर आप नहीं भी करेंगे तब भी चलेगा। ठीक, तो आगे आप देखिए, यहाँ पर एक और सुश्रुत जी ने यहाँ पर क्या बोला, यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर क्लेदक कफ के बारे में, अमाशय, यानी कि इसका स्थान क्या होता है, सुश्रुत ने भी क्या बताया, अमाशय बताया। ठीक है, अमाशय बताया, और क्या बोले यहाँ पर चतुर्विधस्य आहारस्य आधारः। ठीक है, यानी कि 4 प्रकार के जो आहार होते हैं, 4 प्रकार के जो आहार होते हैं। ठीक है, 4 प्रकार के आहार, यानी कि कुछ आहार को आप क्या करते हैं, खाते हैं, कुछ आहार को आप क्या करते हैं, पीते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के जो 4 प्रकार के आहार होते हैं, तो जो भी आप 4 प्रकार के आहार लेते हैं, ठीक है, तो उस आहार को क्या करता है, उस आहार में क्या करता है, आर्द्रता लाता है। कौन, अमाशय में स्थित ये क्लेदक कफ। तो आगे आप देखिए, सच तत्र, क्या बोले यहाँ पर, सच तत्र औदकेर गुणेर आहार प्रकिल्लनो भिन्न संघातः सुख जरश्च भवति। तो यहाँ पर क्या बोला, आगे देखिए, यहाँ पर क्लेदक कफ का स्थान आचार्य वाग्भट ने अमाशय बताया है। ठीक है, यह 4 प्रकार के आहार को सूक्ष्म अवयवों में विभक्त कर उसे गीला कर देता है, यानी कि उसमें आर्द्रता लाता है। वही सेम बातें हर एक आचार्य जो है यहाँ पर सेम बातें बोल रहा है, अमाशय में रहता है और क्या करता है, अन्न में क्लेदता, अन्न को गीला करता है या अन्न में क्या करता है, आर्द्रता लाता है। ठीक है, जिससे आहार क्या होता है, सरलता से पचने योग्य बन जाता है और यह खाए हुए आहार का क्लेदन करता है, अतः इसे हम क्या कहते हैं, क्लेदक कफ करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये अन्न को गीला करता है, अन्न में क्लेदता लाता है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, क्लेदक कफ बोलते हैं। ठीक है, तो इन शॉर्ट अगर हम देखें तो आपका जो क्लेदक कफ होता है कहाँ पर रहता है, अमाशय में रहता है और इसका मेन काम क्या होता है, अन्न में लुब्रिकेशन लाना। ठीक है, अन्न में क्लेदता लाना, अन्न को गीला करना, ये इसका क्या होता है, मुख्य कर्म होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप सुश्रुत के अनुसार श्लोक याद कर लीजिए, या आप सिर्फ चरक के अनुसार भी करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अगर आता है तो आप चरक के अनुसार कर लीजिए, ये वाला श्लोक इंपॉर्टेंट है, इसको आप कर लो, इसकी हिंदी लिख लो, काम हो जाएगा। ठीक, क्योंकि सुश्रुत भी वही बात को बोल रहे हैं। ठीक है,
चलिए अब हम बात करते हैं, अब देखो इसको अगर आप मॉडर्न से कंपेयर करें क्लेदर कप को, तो इसे आप क्या बोल सकते हैं, इसे आप म्यूकिन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं आप? म्यूकिन। म्यूकिन क्या होता है? एक तरह का ग्लाइकोप्रोटीन होता है ना, ग्लाइकोप्रोटीन होता है जो किससे सिक्रीट होता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड से सिक्रीट होता है, ठीक है। तो अगर आप इसको मॉडर्न से कोरिलेट करें तो आप क्या बोल सकते हैं? इसे म्यूकिन बोल सकते हैं, ठीक। चलिए अब हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला जो कफ होता है अगला कफ जो होता है, जो क्या है? अवलंबक कफ, ठीक है। तो अवलंबक कफ के बारे में क्या बोला? अवलंबक कफ जो होता है, ठीक है। तो अवलंबक कफ जो होता है, इसके बारे में आचार्यों ने क्या बोला? इसके बारे में ये बोला कि जो अवलंबक कफ जो होता है, इसका स्थान जो है, इसका स्थान क्या है? तो इसका स्थान बताया है उरह। उरह, उरह यानी कि थोरेक्स, उरह, या इसको आप वक्ष बोल दो, ठीक है। या मॉडर्न में से हम क्या बोल सकते हैं? थोरेक्स, ठीक है, थोरेक्स रीजन में। इसको मॉडर्न से अगर हम कंपेयर करें तो आप क्या बोल सकते हैं? पेरिकार्डियल फ्लूइड बोल सकते हैं, है ना, पेरिकार्डियल फ्लूइड बोल सकते हैं। या इसे ही आप क्या बोल सकते हैं? इसे आप प्लूरल फ्लूइड बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? इसे आप प्लूरल फ्लूइड बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है? ये क्या होता है? अमाशय, सॉरी, ये क्या होता है? अवलंबक कफ जो होता है वो क्या होता है? वक्ष यानी कि थोरेक्स रीजन में पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला? यहाँ पर क्या बोला? देखिए आप यहाँ पर श्लोक को देखिए, इंपॉर्टेंट श्लोक है, याद कर लेना इसको भी आप, ठीक है। तो उरस्तः स त्रिकर्ष्य, है ना, त्रिकर्ष्य स्ववीर्यतः, यानी कि ये कहाँ पर रहता है? उर यानी कि वक्ष में रहता है, वक्ष में रहता है। और उसका पहला काम क्या होता है? पहला काम होता है त्रिक स्थानों को सपोर्ट प्रोवाइड करना, हाँ, त्रिक स्थानों को अवलंबन करना, या क्या करना? सपोर्ट प्रोवाइड करना। अब त्रिक स्थान का मतलब क्या होता है? जहां पर भी क्या होते हैं? तीन स्ट्रक्चर आकर मिलते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? त्रिक स्थान बोलते हैं। जैसे कि बात करते हैं, दो बाहु यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हो, एक गर्दन, ठीक है। तो इस तरह से जहां पर भी तीन स्ट्रक्चर का मीटिंग पॉइंट होता है उसे हम त्रिक स्थान कहते हैं, ठीक है। तो ये जो अवलंबक कफ जो होता है वो क्या होता है? त्रिक स्थानों को क्या करता है? सपोर्ट प्रोवाइड करता है। पहला काम तो ये होता है इसका, ठीक है। दूसरा दूसरा क्या बोले यहाँ पर? हृदयस्य अन्य वीर्याच ततस्थ, ठीक है। तो अगला काम यहाँ पर क्या बोला? अगला काम ये बोला कि क्या करता है? अपने वीर्य, अन्न के वीर्य से, क्या बोला यहाँ पर? अन्न वीर्यास्त, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला इन्होंने? अन्न के वीर्य से, यानी कि अन्न में जो ऊर्जा होती है तो उससे क्या करता है? ये हृदय को बल प्रदान करता है, ठीक है। और आगे यहाँ पर क्या बोला? आगे यहाँ पर क्या बोला? कफ धामनाम च शेषाणाम यत करोत्य अवलंबनन, अवलंबनन, आगे यहाँ पर क्या बोला? अवलंबनन अतो अवलंबक, ठीक है, श्लेष्मा, ठीक है। तो अगला कार्य क्या बोला? अगला कार्य इसमें ये बोला कि जो अलग अलग स्थानों पर, यानी कि जो भी कफ, अलग अलग कफ जो होते हैं, जैसे कि बात करते हैं आपका ऊपर हमने देखा क्लेदर कफ, इसके बाद हम नीचे देखेंगे तर्पक, बोधक कफ। तो अपने जल कर्म से ये क्या करता है? जो बाकी के कफ है उनको भी क्या करता है? अवलंबन करता है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर तीन कर्म बताए अवलंबक कफ के। तो देखिए आप यहाँ पर त्रिक स्थानों का अवलंबन करता है, अन्न की वीर्य से हृदय को बल प्रदान करता है, ठीक है। और अपने जल कर्म से जो अन्य कफ होते हैं, जैसे कि बात करते हैं क्लेदर कफ हो गया, बाकी हम नीचे भी तर्पक देखेंगे, बोधक देखेंगे, श्लेष्मक कफ देखेंगे, तो उनको क्या करता है? ये उनको भी क्या करता है? बल प्रदान करता है। इसीलिए इसे हम क्या करते हैं? अवलंबक कफ कह देते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया? आपका अवलंबक कफ हो गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर त्रिक स्थान के बारे में मैंने आपको बता दिया, जहाँ पर तीन स्ट्रक्चर क्या होते हैं? मिट करते हैं, तो उस स्थान को हम क्या करते हैं? त्रिक स्थान कहते हैं, ठीक। चलिए अब हम बात करते हैं अगला कफ, जो कि क्या होता है? आपका बोधक कफ, ठीक है। तो आप देखो बोधक कफ की अगर हम बात करते हैं, ठीक, तो ये जो बोधक कफ होता है, बोधक कफ जो होता है, इसका स्थान क्या बताया आचार्यों ने? इसका स्थान बताया रसना, यानी कि जिह्वा, ठीक है, रसन इंद्रिय, ठीक है, जिह्वा में ये पाया जाता है। और साथ में कंठ में, जिह्वा और कंठ, है ना, जिह्वा और कंठ, इसका क्या बताया है? विशेष स्थान बताया है। और इसका कर्म क्या होता है? इसका कर्म ये होता है 6 प्रकार के रसों का ज्ञान कराना, ठीक है। तो 6 प्रकार के जो रस प्रेजेंट होते हैं, जिसमें अन्न में 6 प्रकार के रस प्रेजेंट होते हैं, उनका क्या कराना? ज्ञान कराना। यानी कि इन मॉडर्न अगर देखें तो हम क्या बोल सकते हैं? टेस्ट परसेप्शन का जो कार्य होता है ना, टेस्ट परसेप्शन का जो कार्य होता है वो किसका होता है? वो आपके बोधक कफ का होता है, ठीक है, बोधक कफ का होता है, ठीक। चलिए तब देखिए यहाँ पर श्लोक क्या बोले, यहाँ पर देखिए जिह्वा मूल कंठस्थो जिह्वेन्द्रस्य सौम्यत्वात् सम्यक रस ज्ञाने वर्तते, ठीक। तो यहाँ पर क्या बोला? जिह्वा मूल और कंठ, इसका क्या होता है? स्थान होता है, ठीक है। और ये क्या करता है? जिह्वेन्द्रस्य यानी कि जिह्वा से, यानी कि रसना से क्या करता है? सभी प्रकार के रसों का ज्ञान कराता है सम्यक प्रकार से। क्या बोला यहाँ पर? सौम्यत्वात् यानी कि सम्यक प्रकार से क्या करता है? ये सभी प्रकार के
रसों का क्या करता है, ज्ञान कराता है। ठीक है, तो बस यही यहाँ पर बोला गया है बोधक कफ के बारे में। तो देखिए आप यहाँ पर जीवामूल और कंठ में रहकर रचना द्वारा अपने सौम्य गुण से, है ना, अपने सौम्य गुण से सम्यक प्रकार से क्या करता है, रसों का ज्ञान कराता है। रसों का ठीक प्रकार से ज्ञान कराना कार्य जो होता है आपका किसका होता है, ये बोधक कफ का होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम फिर आगे बढ़ते हैं। आगे हम बढ़ते हैं तो अगला यहाँ पर भेद बताया गया जो कि क्या है, तर्पक। अब देखो ये जो तर्पक होता है, तर्पक का मतलब क्या होता है, तर्पक का मतलब होता है नरिशमेंट। क्या होता है, नरिशमेंट। ठीक है, नरिशमेंट। तो ये तर्पक कफ जो होता है इसका स्थान क्या बताया, ये कहाँ पर पाया जाता है, तो स्थान आचार्यों ने क्या बताया, ये आपको सिर में पाया जाएगा। कहाँ पर पाया जाएगा, ये सिर में पाया जाएगा। ठीक है, और सिर में रहते हुए क्या करता है, ज्ञान इंद्रिया जो होती है, ज्ञान इंद्रिया जो होती है ना, ज्ञान इंद्रिया जो होती है ना, ज्ञान इंद्रिया जो होती है उसको क्या करता है, अपने स्नेह से, ठीक है, यानी कि अपने ऑयली नेचर से क्या करता है, ये ज्ञान इंद्रिया जो होती है 5 प्रकार की, जैसे बात करते हैं त्वक हो गया, है ना, जैसे कि ज्ञान इंद्रिया में क्या हो जाएगा, त्वक हो गया, आपकी आंख हो गई, आपके रसेंद्रिय हो गया यानी कि जिह्वा हो गई। ठीक है, तो 5 प्रकार की जो ज्ञान इंद्रिया होती है उनको क्या करता है, लुब्रिकेट करता है। ठीक है, यानी कि तर्पक नरिशमेंट करता है, लुब्रिकेट नहीं बोल सकते आप, क्या करता है उसमें अपने स्नेह से, ऑयली नेचर से क्या करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। क्या करता है, ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। ठीक, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर शिरस्तम स्नेह समतर्पण अधिकृतत्व आदि इंद्रियाणाम आत्मवीर्यण अनुग्रहम करोति, यानी कि क्या करता है, सिर में रहते हुए ये क्या करता है, अपने स्नेह भाग से जो ज्ञानेंद्रिया होती है ना, जो ज्ञानेंद्रिया होती है उनको क्या करता है, तर्पण करने का कार्य होता है, वो किसका होता है, तर्पक कफ का होता है। इसको अगर हम इन मॉडर्न अगर देखें तो इसको हम CSF बोल सकते हैं, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो होता है, इससे हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आप देखिए यहाँ पर सिर में स्थित स्नेह आदि का संतर्पण का अधिकारी कफ त्वक आदि ज्ञानेंद्रियों को अपने प्रभाव में अनुग्रहित करता है, अर्थात ज्ञान इंद्रियों के केंद्र को क्या करता है, पोषण प्राप्त करता है। यानी कि ये जो आपका तर्पक कफ होता है सिर में रहता है और ज्ञान इंद्रियों का क्या करता है, अपने स्नेह भाग से नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, पोषण करने का कार्य करता है। ठीक है, तर्पक का मतलब भी होता है नरिशमेंट प्रोवाइड करना। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं आगे यहाँ पर एक और बोले यहाँ पर श्लोक, क्षमा धृतिर लोभश्च कफ कर्म अविकारजम, यानी कि अविकार कफ जो होता है इसके कार्य क्या क्या होते हैं, तो क्षमा धृति लोभ और क्या जाएगा, और धारण क्या जाएगा, क्षमा धृति धारणात्मक बुद्धि, यानी कि ये 3 और साथ में आ जाएगा पर निर्लोभता। तो ये क्या होते हैं, अविकृत कफ के कर्म बताए गए। ठीक, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर श्लेष्मक कफ के बारे में बोला गया। श्लेष्मक कफ के बारे में यहाँ पर क्या बोला, श्लेष्मक कफ जो होता है, तो श्लेष्मक यानी कि ये कहाँ पर पाया जाता है, जॉइंट में आपको पाया जाएगा। ठीक है, कहाँ पर पाया जाएगा, जॉइंट्स में पाया जाता है। ठीक है, और ये क्या करता है, संधियों का संश्लेषण, इसका कार्य कर जाएगा, संधियों का क्या करना, संधियों का संश्लेषण करना, संश्लेषण यानी कि 2 जॉइंट्स के बीच में प्रेजेंट होता है, और ये क्या करता है, जॉइंट्स को सपोर्ट प्रोवाइड करता है ताकि जॉइंट क्या करे, आसानी से आर्टिकुलेट करे, मूवमेंट हो उसमें आसानी से। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, देखिए आप यहाँ पर संधियस्त क्या यहाँ पर, संधियस्त अस्तु श्लेष्मा सर्वसंधि संश्लेषात सर्वसंध्य अनुग्रहम करोति, यानी कि क्या करता है, ये संधियों में रहते हुए क्या करता है, सभी संधियों को क्या करता है, श्लेष्मन यानी कि सपोर्ट प्रोवाइड करता है ताकि ये क्या करे, आसानी से इसमें मूवमेंट हो सके। ठीक है, चलिए तो आप देखिए यहाँ पर संधियों में स्थित श्लेष्मा समस्त संधियों का संश्लेषण करता है, इस प्रकार यह समस्त संधियों का अनुग्रह करता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर श्लेष्मक कफ के बारे में बताया गया। ठीक है, तो अगर चलो फटाफट हम इसको रिवाइज कर लेते हैं, फटाफट इसको हम क्या कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर ऊपर नहीं जाएगा, हाँ, तो देखिए इस प्रकार से फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्लेदक कफ। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं क्लेदक कफ। तो क्लेदक कफ का स्थान क्या होता है, क्लेदक कफ का स्थान क्या होता है, अमाशय होता है। ठीक है, अमाशय बताया गया। और इसका कार्य क्या होता है ना, इसका कार्य की अगर हम बात करते हैं, अमाशय होता है, और इसके कार्य की अगर हम बात करते हैं तो अन्न को लुब्रिकेट करना। ठीक है, अन्न में क्या लाना, अन्न में आर्द्रता लाना। ठीक है, अन्न में क्या लाना, आर्द्रता या क्लेदता लाना। ठीक है, दूसरा हमने क्या देखा, अवलंबक कफ देखा, है ना, अवलंबक कफ देखा। ठीक है, तो अवलंबक कफ जो होता है ये आपको कहाँ पर पाया जाता है, उरह में पाया जाता है।
उरह में पाया जाता है। उसका कार्य क्या होता है, एक तो क्या है, गत्रिक स्थानों को अवलंबित करना, दूसरा हृदय को बल प्रदान करना, और तीसरा क्या हो जाएगा, अन्य कफ जो होते हैं उसको भी क्या करता है, अपने जल कर्म से बल प्रदान करता है। ठीक है, उसके बाद तीसरा अगर हम बात करते हैं, क्लेदक हो गया, अवलंबक हो गया। तीसरा हम बात करते हैं आपका क्या हो जाएगा, तर्पक कफ। ठीक है, तर्पक कफ ये कहाँ पर पाया जाता है, सिर में पाया जाता है, और वहां की ज्ञानेंद्रियों को क्या करता है, तर्पण यानी कि नरिशमेंट का कार्य करता है, पोषण का कार्य करता है। चौथा अगर हम बात करते हैं बोधक कफ, बोधक कफ, बोधक कफ आपको कहाँ पर पाया जाएगा, बोधक कफ आपको जिह्वेंद्रिय में पाया जाएगा, जिह्वा में पाया जाएगा, कंठ में पाया जाएगा। उसका मेन कार्य जो होता है वो क्या करता है, रसों का ज्ञान कराना, रसों का ज्ञान कराना। ठीक है, और एक छठा क्या हो जाएगा आपका, सॉरी पांचवा क्या हो जाएगा आपका, श्लेष्मक, जो कि संधियों में पाया जाता है और संधियों का संश्लेषण का कार्य करता है। ठीक है, तो इस तरह से आज हमने क्या देख लिया, कफ के भेदों को देख लिया। इस तरह से हमारा ये जो कफ दोष टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाता है। कल से हम क्या करेंगे, प्रकृति को स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट 3 से 4 लेक्चर में हम क्या करेंगे, प्रकृति को कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद हम ओज को कर देंगे, उसके बाद हम धातुओं को देख लेंगे। ठीक है, तो आई होप आप सभी को लेक्चर समझ में आया होगा। अगर किसी को किसी प्रकार का डाउट हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, सी यू अगेन।